हेलो दोस्तों, वेलकम टू मीरा फिजियो, अ पेन इंडिया चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। तो आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। आज की जनरेशन में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। इसका रीज़न है कि हम अपने पोस्चर पे ध्यान नहीं देते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग के पीछे जा रहे हैं जिम ट्रेनर। साथ ही साथ डेस्कटॉप वर्क बढ़ गया है, जिससे हम आड़े टेढ़े होके, गर्दन आगे करके, पीछे करके, टेढ़े होके, कैसे भी हम डेस्कटॉप पे वर्क कर रहे हैं। एक प्रॉपर पोस्चर हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ आजकल डी जनरेशन की कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है कम एज के लोगों में। तो धीरे-धीरे ये कंडीशन बहुत कॉमनली लोगों में देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गई है। अक्सर लोगों को कंप्लेंट रहती है कि उन्हें गर्दन में दर्द रहता है, जो हाथ तक आता है। कुछ लोगों को कंप्लेन रहती है कि सिर्फ गर्दन में ही दर्द रहता है, हाथ तक नहीं आता, पर हाँ, हाथ में वीकनेस रहती है। तो ये सब चीज़ें हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए। बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है आजकल ये दुनिया में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो हमारा टॉपिक भी आज का यही है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। इसके पहले आज हम जानेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के पहले कि हमारा जो सर्वाइकल रीजन है, वो क्या होता है? इसका क्या फंक्शन है? कहाँ से शुरू होता है? क्या चीज़ें होती हैं इसमें? और ये जानना हमें ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि हमारा सर्वाइकल हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं और रेडिकुलोपैथी होने का रीज़न क्या है, तब तक हम रेडिकुलोपैथी को समझ नहीं पाएँगे। इसलिए दोस्तों, हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के टॉपिक में सबसे पहले सर्वाइकल रीजन की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की, फिर इसके बाद हम बात करेंगे उसके कॉजेज़ की और उसके बाद बात करेंगे हम उसके साइन एंड सिम्पटम्स की, फिर हम बात करेंगे हमारे रिस्क फैक्टर की। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा टॉपिक सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। तो जो सर्वाइकल रीजन होता है हमारा, इसमें जो हमारी सर्वाइकल स्पाइन होती है, जो कि हमारे गर्दन में रहती है, वो कनेक्ट होती है हमारे स्कल से, यानी कि हमारी खोपड़ी से। ठीक है? जो हमारा सर्वाइकल रीजन हमारी गर्दन है, उसमें हमारा सर्वाइकल वो हमारे गर्दन से जुड़ा हुआ है। ठीक है? गर्दन में है स्कल, हमारी खोपड़ी जिसके अंदर है हमारा ब्रेन, और जो सर्वाइकल है उसके बीच में से हमारी सर्वाइकल कॉर्ड भी निकलती है, जो कि कंटीन्यूअस पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। ठीक है? तो सबसे बड़ा रोल हमारे सर्वाइकल का यही होता है कि वो कनेक्शन बनाता है हमारे सर्वाइकल और ब्रेन के साथ मिलके। ठीक है? ब्रेन का जो कंटीन्यूअस पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे सर्वाइकल स्पाइन के अंदर से होके गुजरता है, तो वो उसको प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है? साथ ही साथ वो वहां पे एक जंक्शन भी बनाता है। तो जो हमारा सर्वाइकल रीजन है वो एक कनेक्शन का काम करता है, साथ ही साथ हमारे हेड मूवमेंट में हमारी मदद करता है और हमें एक अच्छा बैलेंस और प्रॉपर हमें हेड मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है सर्वाइकल जो होता है, जो कि जस्ट हमारे स्कल के बाद से शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी की जो पहली वर्टिब्रा है वो भी हमारी सर्वाइकल होती है C1। एक इसमें यूनिक नेक में हमारी ये यूनिक क्वालिटी होती है कि जो हमारा हेड का वेट है 10 से 11 पाउंड का होता है, वो उसको झेलता है। एक छोटी सी गर्दन, बहुत मामूली सी गर्दन 10 से 11 पाउंड के वेट को झेलती है। ठीक है? ये काम हमारा सर्वाइकल करता है। ठीक है? साथ ही साथ ये अलाउ करता है मूवमेंट को, जैसे कि हेड को टर्न करना, हेड को साइड टू साइड लेके जाना,
हाँ या ना का जवाब देने के लिए नोडिंग मूवमेंट करना, हेड को ऊपर नीचे लेके जाना, ये सारा मूवमेंट जो है हमारे सर्वाइकल में होता है। साथ ही साथ जो ये सर्वाइकल है ये 7 बोन से मिलके बना हुआ होता है, जो नंबरिंग के हिसाब से बांटी गई है। सबसे पहली वाली को C1 कहते हैं, दूसरी वाली को C2 कहते हैं, तीसरी वाली को C3 कहते हैं, फिर C4, C5, C6 और C7। इस तरीके से टोटल 7 बोन होती है हमारे सर्वाइकल में। अलग अलग शेप की होती हैं उनके काम के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे सर्वाइकल बोन नीचे जाती जाती है वैसे वैसे वो राउंड शेप बढ़ती जाती है। ठीक है, उनमें स्पाइनस प्रोसेस भी निकल जाती है, उनमें फोरामिनल के लिए ट्रांसवर्स आर्च भी निकल जाते हैं। तो जैसे जैसे ये सर्वाइकल बोन नीचे जाती जाती है वैसे वैसे ही इनके जो शेप है वो भी चेंज होते जाते हैं। ठीक है, तो नोडिंग मूवमेंट, हेड को टर्न करना, ऊपर देखना, नीचे देखना, साइड टू साइड देखना, ये सारे मूवमेंट हेड और नेक के जो मूवमेंट है ये हमारा सर्वाइकल रीजन ही अलाउ करता है। हमारे हेड के वेट को सपोर्ट करता है और बीच में से इसके स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, उसको स्पेस देता है। साथ में ही वहां से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, उनको निकलने के लिए स्ट्रक्चर बनाता है। फोरामेन करके एक स्ट्रक्चर होता है जो नेचुरली डेवलप होता है स्पाइन में, वो वहां से हमारी स्पाइनल नर्व निकलती है। और दोनों साइड से ही ये अलाउ करता है कि हर एक जो बोन है वो हर दोनों तरफ से ही एक एक नर्व निकाले, जिसके बारे में हम आगे आपको और बताएंगे अभी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये हमारा जो स्कल है इसके जस्ट नीचे से शुरू हुआ हमारा सर्वाइकल। और हाँ, जो हमारा C1 होता है हम उसे एटलास कहते हैं, और जो हमारा C2 होता है उसे हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये जस्ट हमारे स्कल के बाद से शुरू होते हैं, यानी कि जो C1 है एटलास, C2 जो है जस्ट हमारे स्कल के बाद से निकलते हैं, इसलिए हम एटलास और एक्सिस कहते हैं इन्हें। जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है देखिए C3, C4, C5, C6, C7, वैसे वैसे ही स्पाइनस प्रोसेस में बढ़ते जा रहे हैं। स्पाइनस प्रोसेस से ये आज बाहर निकलते जा रहे हैं। इनके बीचों बीच से आप देख रहे हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है यहाँ से निकल रही है। साथ ही साथ ये जो नर्व रूट है ये भी फोरामेन से बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे स्पाइन के बीचों बीच से निकलती है स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे स्पाइन में जो फोरामेन जो होते हैं वहां से निकलता है हमारा स्पाइनल का नर्व रूट। अब हम हर एक ज्वाइंट के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे कि जो हमारा रीजन है, हर एक रीजन जो रीजन है हमारा वो, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो कैसा है, क्या करता है। तो जो सबसे पहले हमारा अपर सर्वाइकल स्पाइन है उसमें सबसे पहले आता है हमारा एटलास और फिर आता है एक्सिस। ये दोनों पार्ट जो है स्पाइन के ये बनाते हैं क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन। ठीक है, ये दोनों पार्ट मिलके बनाते हैं क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन, जो कि बेस होता है हमारा जो ब्रेन का, वहां पे हमारे जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं वहां बनता है। ठीक है, जो स्पाइनल कॉलम है हमारा वहां पे जो बेस ऑफ द ब्रेन है वहां पे हमारा बनता है क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन। वहीं पे C1 और C2 हमारे एटलास और एक्सिस भी रहते हैं। एटलास एक्सिस साथ में काम करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे रोटेशन के मूवमेंट के लिए, फ्लेक्शन के मूवमेंट के लिए और एक्सटेंशन के मूवमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, एटलास एक्सिस जो है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो मोबाइल स्पाइन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट अलाउ होते हैं, वो हमारा एटलास और एक्सिस ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा मूवमेंट होते हैं।
सबसे ज्यादा मूवमेंट की रेंज जो होती है वो डिसाइड होती है। हमारे हेड और नेक का जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट है 50% जो है हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सिर्फ C1 C2 ही देखता है। इसके साथ ही साथ ये रोटेशन में और नॉडिंग मूवमेंट में भी अपना 50% रोल निभाता है। बाकी का 50% अदर जो सर्वाइकल स्पाइन की बोन है वो निभाती हैं, पर 50% एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप सोच सकते हैं कि 100% में से 50% जो है हमारा सिर्फ C1 और C2 ही कर रहा है। तो ये C1 C2 रीजन में हमारा क्रेनियोवर्टिब्रल जंक्शन होता है जो कि जस्ट हमारे ब्रेन के बाद शुरू हो जाता है। ये दोनों जो है साथ में काम करते हैं और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए, चाहे वो रोटेशन का मूवमेंट हो, फ्लेक्शन का मूवमेंट हो, एक्सटेंशन का मूवमेंट हो, रोटेशन का मूवमेंट हो या नॉडिंग मूवमेंट हो। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हमारा C1 और C2 ही रहता है। ये देखिए, कल के जिस बात से ही C1 C2 स्टार्ट हो गया, इन्होंने बनाया हमारा क्रेनियो वर्टिब्रल जंक्शन। जब हम फ्लेक्शन करते हैं तो जो C1 C2 है ये आपस में अलग अलग हो जाते हैं, और जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो C1 C2 आपस में पास पास आ जाते हैं। फ्लेक्शन मतलब होता है गर्दन जब हम नीचे की तरफ लेके जाते हैं तब C1 C2 अलग अलग हो गए। जब हम गर्दन पीछे की तरफ लेके आते हैं तब C1 C2 पास पास हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे C3 और C7 की रीजन की। तो जैसे जैसे नीचे वर्टिकल बॉडीज आती जाती हैं वैसे वैसे इनका शेप जो है वो चेंज होता जाता है, ये राउंड शेप में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब नीचे धीरे धीरे जो वर्टिब्रास है उनका साइज भी बढ़ता जाता है, राउंड शेप में हो जाती हैं और इनका साइज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो बैक साइड होता है हमारी वर्टिब्रास का, वहां पे एक हड्डी का प्रोजेक्शन उभरा हुआ भाग आ जाता है। ठीक है, जो वर्टिब्रास के पीछे का भाग हुआ वहां पे एक उभरा हुआ आर्च बन जाता है, उभरा हुआ एक प्रोजेक्शन निकल के बाहर आ जाता है जो कि फैसेट जॉइंट और स्पाइनस प्रोसेस बनाता है। ये एक वर्टिब्रा है, C7 वर्टिब्रा है ये। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं मैं आपको ये बताती हूँ। जैसे कि अभी मैंने बोला स्पाइनस प्रोसेस, तो ये जो पीछे की तरफ उभरा हुआ भाग आपको दिख रहा है ये होती है स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, तो जो उभरा हुआ भाग हमारे वर्टिब्रल बॉडी में पीछे की तरफ रहता है उसे हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब हर एक वर्टिब्रास के बीच में एक होल जैसा होलो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक गहरा खड्डा टाइप का रहता है सेंटर में जो कि वहां से गुजारता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। ये देखिए, ये जो वर्टिब्रल फोरामेन आपको दिख रहा है, एक गोल आकार का हिस्सा, एक खाली आकार हिस्सा, इधर से हमारी गुजरती है स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी सर्वाइकल है या कोई सी भी हमारी स्पाइन है उसका सबसे बड़ा काम यही है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको बचाना, प्रोटेक्शन देना। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, यहाँ से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें से स्पाइनल नर्व भी निकलती हैं जो कि हमारे स्पाइन के, हमारे सर्वाइकल रीजन के फोरामेन से बाहर आती हैं। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस होगी। दो प्रोसेस होती हैं, एक स्पाइनस प्रोसेस और एक ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो ये हमारी स्पाइनस प्रोसेस हो गई। ये दोनों तरफ जो सीम जैसा आपको हिस्सा दिख रहा है ये आपकी होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ये जो बीच में गोल का हिस्सा है ये हमारा वर्टिब्रल फोरामेन होता है जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है। इसके सामने ये आप दो छोटे छोटे छेद देख रहे हैं, यहाँ से निकलता है हमारा स्पाइनल नर्व रूट।
ठीक है, ये हमारे ट्रांसवर्स फोरामेन होते हैं जिनमें से हमारा स्पाइनल नर्व रूट बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो आपने ये देखा अभी कि ये हमारा स्पाइनस प्रोसेस, हमारा ट्रांसवर्स प्रोसेस, हमारा ट्रांसवर्स फोरामेन जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ट्रांसवर्स फोरामेन सॉरी स्पाइनल नर्व निकल रही है जहाँ से, वर्टिब्रल फोरामेन, आगे की तरफ वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं और पीछे की तरफ ट्यूबरकल्स होते हैं। तो ये हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर के पार्ट्स है। इसी के साथ दो सर्वाइकल के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी होती है। ठीक है, दो सर्वाइकल्स के बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जो कि एक कुशन का काम करती है, तकिए जैसा काम करती है। वो दो बोन को आपस में जोड़ के रखती है, उनके मूवमेंट में उन्हें सहायता करती है, उनको घिसने से बचाती है। और ये शुरू होती है C2 के बाद, C1 C2 के बीच में नहीं होती है, C2 के बाद से ही हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो शुरू होती है। ठीक है, ये जो डिस्क होती है काफी स्ट्रॉन्ग टिश्यूज की होती है, काफी फ्लेक्सिबल टिश्यूज की होती है, फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। ताकि ये स्ट्रॉन्ग इसलिए होती है कि ये दो बोन को आपस में जोड़ के रख सके, फ्लेक्सिबल इसलिए होती है ताकि ये मूवमेंट प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अब जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके जो बीच का हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो कि एक जेल जैसा हिस्सा होता है, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि चारों तरफ एक टफ प्रोटेक्टिव टायर से ढका हुआ होता है। एक टफ टायर जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी वर्टिब्रल लेवल की जो स्पाइन होती है उसमें हर एक डिस्क का काम होता है कि वो ऊपर वाली वर्टिब्रा और नीचे वाली वर्टिब्रा को आपस में जोड़ के रखे, उनके शॉक को एब्जॉर्ब करे और उनको मूवमेंट प्रदान करे। ठीक है, तो सेंटर वाला पार्ट हुआ आपका हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस, बाहर वाला हिस्सा हुआ हमारा एनुलस फाइब्रोसिस। इसका काम हुआ हमारी दो वर्टिब्रास को आपस में जोड़ के रखना, उनका शॉक एब्जॉर्ब करना और अच्छा मूवमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, अब जो हमारे इंटरवर्टिब्रल डिस्क की जो हाइट होती है वो इसीलिए भी जरूरी होती है क्योंकि ये दो वर्टिब्रास के बीच में स्पेस बनाए जिससे आसानी से वहां से फोरामेन से हमारे नर्व्स निकल सके। ठीक है, नर्व रूट की ब्रांचेस बाहर आ सके, ये दोनों तरफ से बाहर आती हैं इसलिए इक्वल हाइट होना भी जरूरी होती है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है एक हाइट भी देती है स्पाइन के बीच में, जो एक स्पेस क्रिएट करता है और अलाउ करता है कि वहां से जो आपकी स्पाइनल नर्व रूट है वो इजीली निकल जाए। ठीक है, और साथ ही साथ फ्रिक्शन को भी रोकता है। पर हमारे यहाँ पे अब ऐसा देखा जाता है कि जो हमारे ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस पल्पोसस जो है ये धीरे धीरे अब झड़ने लगा है। और पहले ये ऐसा होता था कि 40-50 की एज में आके ये होता था, पर आजकल लोगों में ये 30 की एज में होने लगा है। ये जो आपकी लाइफस्टाइल है इसके कारण इसमें बहुत चेंज आए हैं। काफी लोगों को बहुत सीवियर रेडिकुलोपैथी भी हो सकता है इस कारण से। तो एक जनरल एज के आने के बाद तो ये वैसे ही झड़ना शुरू हो जाता है, बट अब इसका जो डिजनरेशन का प्रोसेस है वो काफी जल्दी हो गया है, काफी अर्ली स्टेज में बढ़ने लगा है। ठीक है, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा सेंटर वाला पार्ट हुआ न्यूक्लियस पल्पोसस, ये बाहर वाला पार्ट हुआ एनुलर फाइब्रोसिस, ये हमारे डिस्क का पार्ट है। अगर न्यूक्लियस पल्पोसस क्या हुआ, अगर उस पर कोई प्रेशर पड़ा,
न्यूक्लियस पल्पोसस पे कोई मैकेनिकल प्रेशर पड़ा तो ये जेली जैसा स्ट्रक्चर प्रेशर डालता है आपके एनुलस फाइब्रोसिस पे। एनुलस फाइब्रोसिस का जो साइज है वो बाहर की तरफ बढ़ने लग जाता है, जो कि कंप्रेशन डालता है आपकी स्पाइनल नर्व रूट पे। उस कारण से आपको होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। कंप्रेशन मीन्स होता है दो चीजों के बीच में दबाव डालना। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस बड़ा होके एनुलस फाइब्रोसिस पे दबाव डालता है, वो दबाव फॉरवर्ड होता है स्पाइनल नर्व रूट पे, जिसके कारण कि हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के चांसेस होते हैं। अब चूंकि नेक को सपोर्ट भी चाहिए, सर्वाइकल को सपोर्ट भी चाहिए, मूवमेंट तो वो कर ले लेकिन एक्स्ट्रा मूवमेंट ना हो जाए, ठीक है, कम मूवमेंट ना हो जाए, इसके लिए वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग लिगामेंट, टेंडन, मसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सपोर्ट करते हैं आपके सर्वाइकल स्पाइन को, साथ ही साथ लिमिट करते हैं कि कहीं एक्सेस मूवमेंट ना हो जाए। एक्सेस मूवमेंट भी नहीं होने देना है, कम मूवमेंट भी नहीं होने देना है। इस कारण से यहाँ के जो लिगामेंट है, टेंडन है, जो मसल्स है, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और होल्ड करके रखते हैं हमारे सर्वाइकल को एक्स्ट्रा मूवमेंट करने से या लचक जाने से, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारे फंक्शन सर्वाइकल रीजन के। हर एक सर्वाइकल रीजन की वर्टिब्रा का अलग अलग फंक्शन है। तो हर एक रीजन का जो फंक्शन है वो दो भागों में डिवाइड हुआ है। पहला आपका मोटर फंक्शन, दूसरा आपका सेंसरी फंक्शन। तो अभी हम हर एक वर्टिब्रा का मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन देखेंगे। तो जो हमारी C1, C2 और C3 वर्टिब्रा है, इनका मोटर फंक्शन जाता है हमारे गर्दन में और नेक में। इनका जो सेंसरी फंक्शन है वो हमारे खोपड़ी में जाता है, टॉप ऑफ द स्कल, हमारे साइड फेस की तरफ रहता है। जो हमारे C4 का फंक्शन है वो हमें शोल्डर उचकाने में मदद करता है। साथ ही साथ इसका कुछ रिलेशन हमारे डायफ्राम के साथ भी होता है। डायफ्राम जो है हमारे सांस लेने में मदद करने वाली मसल होती है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन का जो रीजन है वो हमारा C4 है। C4 जो है हमारे डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन भी करवाता है, साथ ही साथ हमारे शोल्डर को उचकाने में भी मदद करता है। इसका सेंसरी मूवमेंट हमारा है नेक, गर्दन पे, शोल्डर पे और आपके अपर आर्म पे, बाइसेप्स का जो एरिया है। फिर जो हमारा C5 है, इसका जो मूवमेंट है हमारी अपर बॉडी में जाता है। जैसे कि जब आप किसी भारी चीज को लिफ्ट करते हैं तो जो मूवमेंट होता है पॉसिबल, वो हमारा C5 के कारण होता है। फिर हमारे बाइसेप्स को फ्लेक्शन पे लाने का काम भी C5 का होता है। इसका जो सेंसेशन है वो हमारे शोल्डर के टिप पे जाता है। जो हमारे शोल्डर पे राउंड शेप स्ट्रक्चर देखा होगा आपने कंधे के जॉइंट पे, वो आपका टिप ऑफ द शोल्डर होता है। उस एरिया पे उसका फीलिंग का जो सेंसेशन है वो रहता है, ठीक है। C6 जो है हमारे रिस्ट के मूवमेंट के लिए, हमारी कलाइयों के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे बाइसेप्स के फ्लेक्शन के लिए पॉसिबल है। फिर जो सेंसेशन है वो अंगूठे में अंदर की तरफ सेंसेशन जो है वो C6 देखता है। साथ ही साथ फोरआर्म और हैंड साइड में, साइड का जो स्ट्रक्चर है अंदर की तरफ का और बाहर की तरफ का जो साइड स्ट्रक्चर है फोरआर्म और हैंड का, उसके सेंसेशन भी C6 हमारा देखता है। C7 जो है वो पावर देता है हमारे ट्राइसेप्स मसल को, जो कि पीछे की तरफ होती है हाथ में, हमारे अपर आर्म में पीछे की तरफ जो मसल है ट्राइसेप्स, वो सेंसेशन देखता है पीछे की तरफ की मसल्स के,
जो कि नीचे से नीचे तक जाती है, मिडिल फिंगर तक। पीछे की तरफ के आर्म से शुरू हुई और मिडिल फिंगर तक के सेंसेशन जो है C7 करता है। C8 क्या करता है, जो हमारी हैंड ग्रिपिंग मूवमेंट है, मुट्ठी बंद करना, खोलना, ग्लास पकड़ना, बॉटल पकड़ना, ठीक है, कोई भारी चीज पकड़ना, उसका जो हैंड ग्रिप हमारा होता है वो हमें C8 देता है। और ये हमारा जो आउटर साइड होता है, जो पिंकिश एरिया जो है हमारे हाथ का, जिसे हम हथेली कहते हैं, उस साइड का सेंसेशन देता है। फोरआर्म में भी जो हमारा अंदर का मुलायम तरफ का जो एरिया है वहां के सेंसेशन भी C8 देखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी के बारे में। तो सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी एक वो डिसीज है जिसमें नर्व कंप्रेस्ड होती है, क्योंकि उसकी डिस्क जो है, डिस्क का जो मटेरियल है वो हर्निएट हो जाता है। हर्निएट मतलब होता है बाहर निकल जाना, उभरे हुए तरीके से बाहर आ जाना, या फिर अर्थराइटिस के कारण बोन्स का जो टुकड़े हैं बोन्स के, उसका बाहर निकल जाना। ठीक है, तो हमारा रेडिकुलोपैथी में क्या होता है, कंप्रेशन होता है बोन का। ठीक है, और इसका रीजन होता है हमारा डिस्क मटेरियल का बाहर निकल जाना। ठीक है, या फिर हमारी जो बोन्स है उसके ऑस्टियोफाइट्स निकल जाना। ठीक है, ये ऑस्टियोफाइट्स जो होते हैं बहुत स्मूथ होते हैं, बोन का ही एक लंप, मांस के टुकड़े जैसे होते हैं ना, वैसे ही बोन का एक टुकड़ा निकल के आ जाता है बाहर की तरफ। ये आर्थराइटिस की कंडीशन में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो बोन स्पर का हो जाना या हर्निएटेड डिस्क मटेरियल का हो जाना, और ये दोनों कंडीशन का नर्व पे कंप्रेशन डालना, वो कंडीशन बनाएगी आपकी सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी की। इस कंडीशन में आपको इम्पिंजमेंट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं, जो कि टिपिकली आपके गर्दन की तरफ रहेगी, रेडिएट होते हुए आपके हाथों में आएगी। यहाँ आपके सुन्नपन बना रह सकता है, आपको सेंसेशन जा सकते हैं, आपके मोटर डिस्फंक्शन रह सकते हैं। आपको मोटर डिस्फंक्शन जो है आपके गर्दन में और आपके हाथों में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में नर्व कंप्रेस होती है। इसमें इम्पिंजमेंट के कारण ही आपके हाथों में दर्द जैसी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए आप, ये बोन ऑस्टियोफाइट्स, एक बोन का लंप जो होता है, टुकड़ा जो होता है, वो इस तरीके से बाहर की तरफ ग्रो हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से वो हमारी नर्व पे कंप्रेशन डालने लगता है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है या फिर हर्निएटेड डिस्क हो जाता है। इस तरफ से अगर कंप्रेशन पड़ने लगा, एक मैकेनिकल कंप्रेशन पड़ने लगा हमारे डिस्क पे, तो ये ऐसे बल्ज होके बाहर आने लगती है। एनुलस फाइब्रोसिस जो है प्रेशर डालने लगता है हमारे नर्व रूट पे। ये देखिए, इस जगह पे नर्व रूट पे प्रेशर पड़ रहा है, जिस कारण से वो कंप्रेस होने लग गई, और ये कंडीशन हुई आपकी सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। अब ज्यादातर जो सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है वो यूनिलैटरली होता है, यानी कि सिर्फ एक तरफ। पर कुछ कुछ केसेस में बायलैटरल भी होता है, यानी कि दोनों तरफ। अगर आपका जो बोनी स्पर है, जो ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं बोन के, वो बहुत ज्यादा सीवियर है, ठीक है, किसी एक लेवल पे बहुत ज्यादा सीवियर है, तो उस कंडीशन पे वो दोनों तरफ की जो नर्व रूट है उनमें इरिटेशन, इंपिंजमेंट शुरू कर देते हैं। उस कंडीशन में आपको बायलेटरल सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी हो सकता है।
और अगर आपकी जो पेरिफेरल रेडिएशन हो रहा है, आपके हाथों में जो रेडिएशन आ रहा है, जो दर्द आ रहा है, जो कमजोरी आ रही है, जो झुंझुनी बनी हुई है, जो एक अजीब सा दर्द बना हुआ है, उसकी लोकेशन अगर वापस की तरफ आ रही है, ठीक है, मतलब कि उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। पहली डायरेक्शन है हमारी नेक से लेके फिंगर्स तक, पर अगर उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, यानी कि फिंगर से लेके हमारी नेक पे आपका चल रहा है कि वापस आ रही है, तो बहुत जरूरी है ये पता करना कि जो अफेक्टेड नर्व है उस पे कितना कंप्रेशन पड़ रहा है, कितना ज्यादा कंप्रेशन पड़ रहा है, ये पता करना है। ठीक है, तो इसमें आपको पेन हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, आपकी झुंझुनी हो सकती है, ठंडा हो सकता है हाथ, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेस की, कि इसके क्या कॉज है जिस कारण से हमें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी देखने को मिलता है। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का जो मेन डिसफंक्शन है वो नर्व रूट डिसफंक्शन ही है, यानी कि सर्वाइकल स्पाइन में जो कंप्रेशन हो रहा है नर्व रूट का, वो ही सबसे बड़ा कॉज है डिसफंक्शन का। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म हैं कि ये कंप्रेशन क्यों पड़ रहा है, किस लिए पड़ रहा है, कुछ पैथोलॉजिकल भी हैं, कुछ मैकेनिकल भी हैं। ये किसी भी एज के लोगों को अफेक्ट कर सकता है अब, बट इसका जो सबसे ज्यादा कॉमन एज देखने को मिलती है वो है 40 से 50 की एज, बट अब लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण लोगों में ये और जल्दी दिखने को मिलने लगा है। तो जो इसके दो मेन मैकेनिज्म हैं कि किस कारण से जो ये नर्व रूट इरिटेशन है, नर्व रूट इंगेजमेंट है, इसका क्या रीजन है, क्या कारण है, जो दो मेन कारण है, मैं आज उसके बारे में आपको पहले बताऊंगी कि इनका क्या कारण है। सबसे पहला है हमारा स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस में हमारा क्या होता है, स्टेनोसिस में कन्वर्ट हो जाता है या फिर बोनी स्पर यानी कि ऑस्टियोफाइट्स में। ठीक है, अब स्पॉन्डिलोसिस क्या होता है। स्पॉन्डिलोसिस एक एज रिलेटेड कंडीशन होती है जिसमें जो डिस्क है हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क, उसमें टूट फूट हो जाती है। ठीक है, वियर एंड टीयर की कंडीशन आ जाती है हमारे स्पाइनल डिस्क में, हमारे स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में, जो कि क्या कॉज करती है, स्टेनोसिस। अब स्टेनोसिस क्या होता है, स्टेनोसिस होता है हमारे स्पाइनल कैनाल का कम हो जाना, जो हमारी स्पाइनल कैनाल है उसमें नैरोइंग हो जाना, उसका कम हो जाना, जो कि कहाँ प्रेशर डालती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे। स्पाइनल कॉर्ड अल्टीमेटली हमारा कंप्रेशन डालती है स्पाइनल रूट पे। ठीक है, तो स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन अगर बन गई है कि आपकी जो डिस्क है उसमें टूट फूट होना शुरू हो गई है, तो वो स्टेनोसिस की कंडीशन में चला जाएगा। स्टेनोसिस की कंडीशन यानी कि नैरोइंग हो जाना कैनाल का स्पेस, जिस कारण से वो क्या करेगा, आपके डिस्क पे और प्रेशर डालेगा, वो डिस्क प्रेशर डालेगी आपकी नर्व रूट पे, और अल्टीमेटली हमें हो जाएगा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, यानी कि हमारी सर्वाइकल की नर्व रूट कंप्रेस होने लगेगी। दूसरा है हमारा डिस्क हर्निएशन। अभी बताया मैंने कि डिस्क हर्निएशन के कारण भी हो सकता है डिस्क पे अगर आपका प्रेशर पड़ा तो वो बल्ज होने लगी, लंप जैसे बाहर आने लगी, उसने प्रेशर डाला आपके स्पाइनल नर्व रूट पे, जिसके कारण कि आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हुआ। अब जो हमारा मैकेनिकल कंप्रेशन है जो कि स्पॉन्डिलोसिस की कंडीशन में आ रहा है, वो हमारे अफेक्ट करता है न्यूरोफोरामेन को, जहां से हमारे रूट निकलते हैं सभी डायरेक्शन में, वो भी। अब एक हमारा एक प्रोटीन होता है साइटोकाइनेज,
जो कि तब रिलीज होता है जब हमारी इंटरवर्टिबल डिस्क डैमेज होती है। तो ये जो साइटोकाइनेज है ये रिलीज होता है और खुद भी एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे इस कॉज को बढ़ाने में। तो जो हमारा साइटोकाइनेज हार्मोन है, जो प्रोटीन है, सॉरी, जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है साइटोकाइनेज, इसने क्या किया और प्रेशर डाला हमारे डिस्क पे, जिससे अल्टीमेटली हमारी जो कंडीशन है वो बढ़ी और उसने कॉज किया हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। ये देखिए, ये बोनीज पर आपको दिख रहा है ऑस्टियोफाइट्स ने कंप्रेशन डाले आपके नर्व रूट्स पे। ये नॉर्मल है आपकी स्पाइन, ये देखिए, बट जब कंप्रेशन पड़ा तो इस तरीके से हो गई। ठीक है, ये हर्निएटेड डिस्क, ये हमारा न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलर फाइब्रोसिस, जब इस पे मैकेनिकल प्रेशर पड़ा तो ये बल्ज बन के बाहर निकला, इसने कंप्रेस किया आपकी स्पाइनल नर्व को। ठीक है, तो अब ये भी एविडेंस देखे गए हैं कि जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, यानी कि स्वेलिंग, रेडनेस, दर्द, ये भी खुद हमारे रूट को और कंप्रेस करते हैं और बढ़ाते हैं हमारे साइन एंड सिम्टम्स को। ठीक है, अभी तक हमारा सिर्फ साइटोकाइनेज जो था वो रिलीज हो रहा था, बट अब हमारे इंटरल्यूकिन्स प्रोटीन और प्रोस्टाग्लैंडिन, एक लिपिड सॉल्युबल होता है प्रोटीन, वो भी निकलने लगा। तो जो इंटरल्यूकिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन है, इन्होंने और प्रवोक कर दिया हमारे किस चीज को, हमारे हर्निएटेड डिस्क को। ठीक है, जो हमारे ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन और इंटरल्यूकिन है, इन्होंने और हमारे डिस्क पे इनकी जो प्रेजेंस है, इनने ये प्रूव कर दिया, साबित कर दिया कि इस कारण से आपका जो कॉज है वो और बढ़ रहा है। जो हमारा हर्निएटेड डिस्क है ये कुछ ही वीक्स में और मंथ में रिजॉल्व हो जाता है। मेजॉरिटी यही है अभी तक पेशेंट्स की कि कुछ ही टाइम में ये रिजॉल्व हो जाता है। कॉमनली जो है ये रूट कंप्रेशन जो है C7 लेवल पे देखा जाता है, जो कि फॉलो होता है C6 और C5 रूट पे। ठीक है, कॉमनली तो ये C7 पे ही देखने को मिला, इसको फॉलो किया C6 और C5 में। C8 लेवल पे बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो और ये जो हमारे इंटरवर्टिबल फोरामेन होते हैं, ये अपर सर्वाइकल रीजन में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, नीचे आते आते तक मिडिल साइज में ये कम हो जाते हैं, लोअर साइज में ये और कम हो जाते हैं। इस कारण से जो मिडिल हमारा जो सबसे लोअर वाला साइड है L7, हाँ सॉरी C7 और C8, जिसे हम T1 भी कहते हैं, यहाँ पे ये बहुत कम हो जाता है फोरामेन का स्पेस। फोरामेन कौन सा एरिया होता है जहां से हमारी स्पाइनल नर्व रूट निकलती है, तो वहां पे आके जो हमारा लोअर सर्वाइकल है C7, वहां पे आके ये और कम हो जाता है स्पेस। इस कारण से यहाँ का रूट कंप्रेशन जो होता है कॉमन हो जाता है। ऊपर की तरफ C1 से लेके C4 C5 माने हम, वहां पे ये जो एरिया है काफी बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे नहीं होता है ये। फिर इसके बाद नीचे आते से ही C5 से लेके C6 तक ये थोड़ा डिक्रीज होता है। इस कारण से C7 का जो रूट कंप्रेशन है वो फॉलो होता है C6 C5 द्वारा। C7 C8 में ये सबसे ज्यादा कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स पे कि इसमें हमें क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो जो टिपिकल सिम्टम्स हैं हमारे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के, वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है एक रेडिएटिंग पेन। ठीक है,
जिसका रीजन होते हैं हमारे डर्मेटोमल पैटर्न। हमारे सर्वाइकल से जितनी भी नर्व्स निकली हैं वो सप्लाई करती हैं हमारी स्किन को, उन्हें हम डर्मेटोम्स कहते हैं, हमारी मसल्स को जिन्हें हम मायोटोम्स कहते हैं। तो रेडिएटिंग पेन होने का रीजन हमारा है हमारे डर्मेटोम्स। ठीक है, तो डर्मेटोम्स ही एक रीजन है क्योंकि वो ही सप्लाई हो रहे हैं नर्व्स द्वारा। तो जैसे मैंने अभी आपको सर्वाइकल के जो है फंक्शन बताए थे कि इनके फंक्शन होते हैं मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन। तो जिस जिस एरिया का कंप्रेशन आ रहा है उस एरिया का सेंसेशन चला जाएगा या कम हो जाएगा, मसल्स में कमजोरी आ जाएगी या फिर वास्टिंग भी हो सकती है, यानी कि उसकी जो गर्थ है, जो मोटापा है मसल का, वो कम हो सकता है। गर्दन में दर्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक झुंझुनी बनी रह सकती है। कभी कभार कुछ लोगों में नमनेस रहती है, यानी कि ठंडापन, एकदम हाथ ठंडे, स्पेशली उंगलियां ठंडी, मसल्स बहुत वीक, कमजोर, कुछ उठाने में दम नहीं लगना। कुछ लोगों का कंडीशन ऐसा हो जाता है कि वो एक पानी की भरी बोतल भी नहीं उठा पाते हैं, इतनी वीकनेस आ जाती है। जो हमारे रिफ्लेक्स होते हैं, रिफ्लेक्सेस कौन से, जैसे कि कुछ अगर हमारी कोहनी में लगा तो एकदम से हमारी कोहनी मुड़ती है, ये रिफ्लेक्स होता है। ये या तो चला जाता है या कम हो जाता है। सर दर्द बना रहता है। जो हमारा स्कैपुलर पेन है, यानी कि जो हमारे स्कैपुला है, गर्दन के नीचे वाला जो एरिया है जिसे हम अपर बैक भी कहते हैं, वहां पे दर्द बन सकता है। जिस साइड का आपका कंप्रेशन है उस साइड की जो हाथ है उसमें सेंसेशन डिसफंक्शन हो सकता है, मोटर डिसफंक्शन हो सकता है, गर्दन भी जकड़ी हुई रह सकती है। अब अगर आपका रेडिएटिंग पेन नहीं है, एब्सेंस है, तो ये जरूरी नहीं है कि रूट कंप्रेशन जो है वो नहीं हो रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में रूट कंप्रेशन पाया जाता है पर वो पेन रेडिएट नहीं होता है, एक लोकल एरिया में ही बना रहता है। कुछ लोगों में सेंसेशन चले जाते हैं, मोटर डिस्फंक्शन चले जाते हैं, पर दर्द नहीं होता है। तो हमेशा ये जो है पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा। जरूरी नहीं है कि अगर मुझे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है तो जो सिम्टम्स मुझे हैं वो आपको भी हो। हाँ, एक क्राइटेरिया जो है सिम्टम्स का वो तो रहेंगे, बट वो पर्सन टू पर्सन चेंज होंगे। जैसे कि किसी किसी में क्या होगा, दर्द नहीं होगा पर सेंसरी मोटर डिसफंक्शन रहेगा। किसी किसी में दर्द होगा पर सेंसेशन और मोटर फंक्शन जो है वो भी नहीं होंगे। किसी को रेडिएटिंग होगा पेन और किसी को नहीं होगा। तो ये हमेशा पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब हम उन मोमेंट की बात करेंगे जिनके कारण कि आपका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। क्या होता है, जो हमारा कंप्रेशन है नर्व रूट का वो हमारे मूवमेंट के साथ बढ़ता है, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है। तो जिस साइड का कंप्रेशन है आप उस साइड के अगर मूवमेंट करेंगे तो वहां का जो दर्द है वो लाजमी है बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे अगर आपने C1 और C2 के लेवल पे अगर नर्व रूट कंप्रेशन आ रहा है तो जब आप नेक का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करेंगे, ये आपके नेक का फ्लेक्शन, ये आपके नेक का एक्सटेंशन, जब आप ये मूवमेंट करेंगे तब आपका दर्द बढ़ेगा। वहीं जब आप नेक का रोटेशन करेंगे तो एक्सटेंशन की स्टेज पे आके दर्द बढ़ेगा और फ्लेक्शन की स्टेज पे आके दर्द बढ़ेगा। रोटेशन मीन्स होता है पूरा गोल घुमाना सर को। गोल घुमाने के लिए सर को पहले आगे लाना पड़ेगा फिर पीछे भी लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन की स्टेज तो आएगी ही। तो वो स्टेज जो है हमारे दर्द को भी बढ़ाएगी, यानी कि रोटेशन में भी हमें दर्द होगा। C3 लेवल पे अगर रूट कंप्रेशन है तो हमारे नेक के लेटरल फ्लेक्शन में हमें दर्द होगा।
राइट साइड का लेटर फ्लेक्शन और लेफ्ट साइड का लेटर फ्लेक्शन। अगर राइट साइड की स्पाइनल नर्व रूट कंप्रेशन है तो राइट साइड में लेटर फ्लेक्शन करने पर दर्द पड़ेगा, और वहीं जब आप लेटर फ्लेक्शन जो है लेफ्ट साइड करेंगे तो दर्द में आराम भी मिलेगा। और अगर लेफ्ट साइड का रूट कंप्रेशन है तो लेफ्ट साइड का लेटर फ्लेक्शन करने में दर्द बढ़ेगा और राइट साइड का लेटर फ्लेक्शन करने में दर्द कम होगा, क्योंकि उनके बीच का स्पेस उनको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेच फील हो जाएगा उस कंप्रेशन में, तो वो दर्द को थोड़ा कम कर देंगी। फिर C4 पे अगर रूट कंप्रेशन है तो शोल्डर में हमें कंधे उचकाने में दर्द आएगा। वहीं जब आप कंधा नीचा करेंगे तो दर्द आपका चला जाएगा, पर जब आप कंधा उचकाएंगे, शोल्डर एलिवेशन का जब आप करेंगे, तब आपको दर्द बढ़ेगा। C5 लेवल पे जब आप शोल्डर को अबडक्शन में लेके जाएंगे, अबडक्शन मतलब साइड में होके आप जब हाथ को ऊपर करेंगे तब आपका दर्द बढ़ेगा। कुछ लोगों में C5 लेवल के कंप्रेशन पे फ्लेक्शन में भी दर्द महसूस होता है, क्योंकि उस स्टेज में भी आप हाथ सामने से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, तो एक टाइम पे आके हमारा हाथ अबडक्शन की रेंज में आ जाता है। तो शोल्डर अबडक्शन में आपको C5 के लेवल पे दर्द होगा। फिर C6 अगर रूट कंप्रेशन है तो आपको एल्बो के फ्लेक्शन में, ठीक है, एल्बो के फ्लेक्शन में और रिस्ट के एक्सटेंशन में दर्द होगा। वाइस वर्सा है यहाँ पे, जब आप एल्बो फ्लेक्शन और रिस्ट का एक्सटेंशन करेंगे, एल्बो फ्लेक्शन और रिस्ट एक्सटेंशन, तो C6 का इन्वॉल्वमेंट होगा रूट कंप्रेशन। C7 का रूट जब कंप्रेस्ड होगा तो आप नहीं कर पाएंगे अपना एक्सटेंशन मूवमेंट और रिस्ट का फ्लेक्शन मूवमेंट, इसमें आपको दर्द बनेगा। आपके एल्बो का एक्सटेंशन में और रिस्ट के फ्लेक्शन में आपको दर्द रहेगा अगर C7 का रूट कंप्रेशन है, जो कि सबसे कॉमन रूट कंप्रेशन है। C8 T1 में जब आप थंब का मूवमेंट और फिंगर का अडक्शन अबडक्शन करवाएंगे तब आपको दर्द होगा। ठीक है, C8 लेवल पे जब आप थंब का एक्सटेंशन करवाएंगे, थंब को इस तरीके से पीछे लेके जाएंगे, तब आपको थंब एक्सटेंशन में C8 लेवल रूट कंप्रेशन में दिक्कत होगी, दर्द बढ़ेगा। T1 में फिंगर के अडक्शन अबडक्शन करने पर इस तरीके से फिंगर को खोलना बंद करना, इस मूवमेंट में आपका दर्द जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, अब जो सिम्टम्स हैं वो मूवमेंट के साथ जो है वो बढ़ते हैं। ठीक है, और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका यूनिडायरेक्शनल है तो जिस साइड का रूट कंप्रेस हो रहा है उस साइड के मूवमेंट में दर्द बढ़ेगा, उसके अपोजिट साइड के मूवमेंट में आपका दर्द कम होगा। पर ये जो चीज है सिर्फ आपके स्पाइन के मूवमेंट में ही काम आएगी। अगर आप चाहें कि शोल्डर के मूवमेंट में आप ये करके देखें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शोल्डर जॉइंट दोनों अपार्ट है एक दूसरे से, नेक एक ही है। तो नेक के मूवमेंट में अगर जिस साइड के मूवमेंट को करने में आपको दर्द है, आप उसके अपोजिट साइड का मूवमेंट करेंगे तो आपको दर्द में रिलीफ भी मिलेगा, रिलीफ भी आएगा। अब जिन लोगों में सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होता है उनकी गर्दन में उन्हें एक जकड़न भी महसूस होती है। अभी मैंने आपको जितने भी मूवमेंट बताए हैं गर्दन के, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट रोटेशन, साइड लेटरल रोटेशन और साइड राइट लेटरल रोटेशन, इसकी जो रेंज है, जितनी क्षमता है उससे वो कम हो जाएगी। मसल्स में भी दिक्कत शुरू हो जाएगी, मसल्स में टाइटनेस देखने को मिलेगी। हाथ की मसल्स हो गई, शोल्डर की मसल्स हो गई, कंधे की मसल्स हो गई, नेक की मसल्स हो गई, इनमें टाइटनेस देखने को मिलेगी। ट्रिगर पॉइंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, नॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है आपका ट्रिगर पॉइंट, वो भी देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी मसल्स की लेंथ है वो भी कम हो जाती है।
क्योंकि हम दर्द से बचने के लिए खुद को अकड़ के रख लेते हैं, अकड़ के चलते हैं बचने के लिए कि नहीं ये मूवमेंट को रोकना है, इसमें दर्द होता है तो मैं एक साइड की मसल्स के साइड झुक जाता हूँ, दूसरी तरफ झुक जाता हूँ, तो क्या होगा, एक साइड की मसल्स की लेंथ बढ़ जाएगी, एक साइड की कम हो जाएगी। ये स्पेशली देखने को मिलता है आपके अपर फाइबर ऑफ ट्रेपेजियस में, स्केलेनी मसल्स में और लेवेटर स्कैपुली मसल्स में। मसल्स में वीकनेस भी हमें देखने को मिलती है, जॉइंट में अकड़न देखने को मिलती है, कैप्सूल में टाइटनेस देखने को मिलती है, पोस्चर जो है वो भी डिफेक्ट में आ जाते हैं। दर्द से बचने के लिए हम अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं, दर्द के अकॉर्डिंग हम उस तरफ झुक जाते हैं या उसके अपोजिट तरफ झुक जाते हैं। इस कारण से भी आपको पोस्चर डिफेक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर की, कि क्या क्या वो रिस्क हैं जिन जिन लोगों को सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है, या जो हायर रिस्क में होते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होने के। पहले तो वो जो सिगरेट स्मोक करते हैं, दूसरे वो जिन्हें पहले ही कभी रेडिकुलोपैथी हो चुका हो, फिर वो लोग जो कि बहुत हैवी लिफ्टिंग करते हो। इनमें आते हैं हमारे लेबर वर्कर, जिम जिम में काम करने वाले या जिम ट्रेनर, या जिम जिनको पसंद हो, बॉडी बिल्डिंग पसंद हो, वो बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं, हैवी हैवी जो है डेडलिफ्ट मारते हैं, बंडल्स उठाते हैं, उनमें देखने को मिल सकता है। जो कि डाइविंग बोर्ड पे डाइव करते हैं अक्सर, उनमें ड्राइव इक्विपमेंट जो जो कि वाइब्रेट्स होते हैं, वो ड्राइव इक्विपमेंट्स अगर कोई यूज करते हैं, जो गोल्फ खेलते हैं उनमें, तो ये लोग रिस्क में होते हैं जिन्हें सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी हो सकता है। तो ये हमारा सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी रहा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि सर्वाइकल रीजन क्या है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी क्या है, क्या काम है, और इसके कॉज, साइन एंड सिम्टम्स और इसके रिस्क फैक्टर। सर्वाइकल जो है बहुत ही प्रिसाइज स्ट्रक्चर है, काफी सोच सोची समझी हुई एक तरीके की बनावट है वो भगवान की, जो कि बहुत अच्छा रोल प्ले करती है हेड और बॉडी को कनेक्ट करने में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर उसमें जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे होगा तो उससे आपकी पूरी बॉडी पर ही अफेक्ट आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया हो, ये आपको हेल्दी रखे और फिट रखे। थैंक यू सो मच।